गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने एक बार कक्षा 11 का वितान भाग 1 से आलो आधारित चैप्टर का 11वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखिका का उत्साहवर्धन तातुस के दोस्तों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक लेडीज़ शर्मिला भी हैं, वो भी उनका पत्र के माध्यम से उत्साहवर्धन कर रही हैं। इस प्रकार से वो पत्र लिखती हैं मानो कि इनकी वो परम मित्र हों, उनसे यह मिलना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं। उसी क्रम में एक कोलकाता के ही बंगाली लेखक आनंद भी हैं, जो कि इनके पत्र की सराहना करते हैं, इनके लेखन की सराहना करते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप जो यह नेक काम कर रही हैं, औरतों को हौसला बढ़ाने के, आप जैसे औरतों को जो कि घरेलू कामकाज करती हैं उनके हौसला अफजाई करने का आप ये कभी बंद मत करिएगा। और इसके साथ साथ अपने अभी तो जीवन परिचय, अपने जीवन के बारे में ही डायरी लेखन लिख रही हैं, आत्मकथा लिख रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप नारी अत्याचार, नारी असुविधा, नारी दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के ऊपर भी लिखिए। निश्चित रूप से आपके ये लेख भी पसंद किए जाएंगे। फिर ये कहती हैं कि मेरा लिखा हुआ लेख लोगों को इतना पसंद आ रहा है, इसका क्या कारण है, या खुद मैं नहीं जानती कि मैं कितना अच्छा लिखती हूँ। यह सोचती कि मैं अच्छा कब लिख सकूँगी। देखिए, जब व्यक्ति यह धारणा बना है कि मैं कब अच्छा करूँगा, तब उसे सीखने की ललक होती है, और जब वह ये जान जाए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तब फिर उसका सीखना बंद हो जाता है। कभी भी अपने आप को पूर्ण मत समझिए। जब ये समझ ले व्यक्ति कि अब मैं पूरा अच्छा कर रहा हूँ, तो वो आगे का सीखना बंद कर देगा। सीखेगा तभी जब उसको यह लगे कि नहीं, अभी मेरे अंदर कमी है, अभी मेरा कार्य उत्कृष्ट कोटि का नहीं है, तब तो वह आगे सीखेगा। अन्यथा जब यह समझ जाए कि नहीं, अब मैं परफेक्ट हो गया, मेरा काम पूर्ण हो गया, तो आगे वो सीख नहीं सकता है कुछ नया। यहाँ तक आपका हुआ था। अब आगे हम पढ़ाते हैं कि इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। कहते हैं कि इसी दिन एक दिन सवेरे इनके बाबा यानी पिताजी आ गए, जो अभी तक गायब थे, लापता थे, कभी बेटी की खोज खबर लेने नहीं आए। हो सकता है कि उन्हें कहीं से यह पता चला हो कि आपकी बेटी अब एक बड़े घर में रहती है, वहाँ बड़ा उसका मान जान है, वो लिखती पढ़ती नहीं। क्या मैं उस समय किचन में थी, खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। किचन में काम कर रही थी, देखी खिड़की से कि कोई आदमी साइकिल से आ रहा है। बहुत दिनों बाद देख रही हैं, पहचान नहीं पाई। इन्हें उम्मीद नहीं था कि, देखिए हम तभी किसी को जल्दी पहचान पाते हैं जब हमें ये उम्मीद होता है कि नहीं, फलाने आज आने वाले हैं या वो यहाँ आ सकता है, तब तो हमारे मस्तिष्क में उसका छाया चलता रहता है। अगर हम एकदम अचानक सडन किसी को देख लें जिसकी उम्मीद नहीं, तो हम एक धक्का पहचान नहीं पाते हैं। तो आए, नहीं पहचाना, घंटी बजाए, तो कुछ देर बाद ये बाहर निकले। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे, क्या हो गया? नहीं, आपके ये शरीर का हाल क्या हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ है। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुस के पास दौड़ी दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस के पास गई दौड़े दौड़े और कहे कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस तातुस, मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले, उन्हें घर में बिठाओ।
अपने बाबा के लिए कुछ नाश्ता खाना पानी तैयार करो। बाबा को मैं कमरे में ले गई और पूछा चाय बनाऊं? वो बोले नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैं जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया कि भाई इतनी गर्मी में चाय, रहने दो, चाय वाय नहीं चलेगा। तो गई तो शरबत बना के ले आई, गिलास हाथ में लिए। वो बोले तू भी थोड़ा ले ले बेटा। मैंने कहा नहीं बाबा, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वो बोले ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। जो सौतेली माँ है कहती माँ कैसी है भाई? क्या ठीक है, तुम्हें भी बहुत याद करती है। मैंने सोचा करेगी क्यों नहीं। 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। क्या भाई याद क्या करेगी, 2 साल हो गया, घर पर तो झगड़ा करती रहती है, मिलना जुलना हुआ नहीं, तो कुछ ना कुछ तो याद करेगी। कहता अभी 1-2 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाए, फिर से वही झगड़ा फसाद शुरू हो जाए अगर मैं वहाँ चली जाऊँ तो। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं हूँ। कहते भाई अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वो सब पुरानी बातें अब मुझे याद नहीं करना है जो कि वहाँ रह करके मैं भोगी हूँ। दिन भर रोज़ झगड़ा कलह बहस है, अब मुझे वो सब नहीं झेलना है। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं। कोई भी व्यक्ति वो अपने पेट का इंतजाम, खाने पीने का समस्या का निदान ढूंढने में लगा रहता है और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। यानी सभी लोग पेट भरने के लिए कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। कहती कि अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं ये सोचती थी कि भाई मैं इन लोगों को छोड़ के जाऊँ कहाँ, मैं क्या करूँगी, मैं इनसे अलग होकर कहाँ जाऊँगी, ये सब सोच करके कभी जाती नहीं थी। अब जब बाहर निकली तो मुझे लगा कि मेहनत मजदूरी करके पेट सब लोग भर लेते हैं और उसमें सुकून भी होता है। कलह किचाइन से तो दूर है कि आप अलग ही रहें। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा कोलकाता की क्या खबर है, मेरा भाई कैसा है, माँ कैसी है। अब अपने उस माँ की बात करती है जो उसकी सगी माँ जो उसे छोड़ कर चली गई थी, वो भी छोड़ कर चली गई थी। लेकिन बाबा बोले माँ तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे और शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं यह रोने धोने न लग जाए। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं, शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही कि इसकी माँ जीवित है। उसकी अपनी असली माँ थी, उसके बारे में पूछ रही है। वो मर चुकी थी, उसका खबर तक इसको किसी ने नहीं दिया था, जबकि उसके भाई यहीं रहते हैं। वो सोचे कि बताऊँ या ना बताऊँ, शायद बताऊँ तो ये रोने धोने लगे। लेकिन बताना भी पड़ेगा ही, क्योंकि ये तो अभी जानती है उसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई हैं। वो सोच रहे थे कि बताऊं या ना बताऊं। जब देखा उन्होंने तो उनकी आंखें भर आई। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू, माँ की तबीयत तो ठीक है? बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ 6-7 माह पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई, तेरी माँ नहीं। क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया? मैं बोली नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक कर रोती रही।
मतलब माँ तो माँ होती है, चाहे भले माँ छोड़ के चले जाए, लेकिन वो उसका प्यार, उसका स्नेह अलग ही होता है। क्योंकि 6-7 महीने पहले ही वो मर गई और तेरा भाई तो गया था, क्या वो आकर के तुझे नहीं बताया? कहते नहीं, रो रही थी। और मैं कर भी क्या सकती थी, रो रही थी और कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, मुझे लगता है कि तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि एक बार इतना सुना था कि माँ अस्पताल में भर्ती है, लग रहा है कि तभी उनकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई नहीं बताता है। कहते सभी लोगों को सारी जानकारी रहती है, लेकिन इन्हें कोई कुछ बताता नहीं है। मेरे दादा, बाबूजी, भाई, कोई बहुत दूर तो नहीं रहते, यानी भाई लोग, बाबूजी यानी कि भाभी, हाँ, और छोटे भाई, ये सब यहीं आसपास रहते हैं, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई भी, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं बताया। कह रही कि मैं कई बार उन लोगों के पास कई बार गई भी, वो तो कभी आए ही नहीं। मैं खुद गई, लेकिन कभी किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास जरूर जाऊंगी। वो माँ जो बचपन में छोड़ के चली गई थी, क्योंकि यही सोचती रहती कि मैं जैसे भी हो एक बार उनसे ज़रूर मिलूंगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी कि अब सुनने को मिला मेरी माँ हम लोगों को छोड़ चली गई। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी, तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। छोड़ गए थे तो वो गए, बीमार होती तो उसका छोटा भाई आया था कि माँ बीमार है, चलिए मिल लीजिए। तो बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते? उन्हें कि जाने की दरकार ही क्या थी? दरकार में ज़रूरत। वो अपनी दूसरी पत्नी से डरते नहीं थे। उन्हें किस चीज़ का अभाव था? भाई पत्नी तो थी, पत्नी मर जाए, दूसरी पत्नी। बाबा का जाना उचित होता है, भाई जाना तो उचित, क्योंकि वो भी पत्नी थी, आस लगाए बैठी थी। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। लोग जानते थे कि वो बचेगी नहीं, लेकिन फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा की अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला, और मुझे तो अभी छोटा भाई था। उनके पिताजी नहीं गए, भाई लोग बाद में गए, क्रियाकर्म वही किया। बाबा ने पूछा तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यही पास में रहता है। तो वह बोले चलो थोड़ा देखा। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और मुझे अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह उसे बोले तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। एक माता पिता कभी भी अपने संतान की का अहित नहीं चाहते, उससे दिल से ही दुआ देते हैं। अब जब उनकी बेटी, उनके नाती पोते सब सुखी थे तो उनको अच्छा लगा और दुआएं दे रहे हैं तुम लोग और भी बड़े हो। पहले कैसे परिस्थिति में थे, अब तुम लोग को देख करके खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा, क्योंकि अब तुझे
तकलीफ नहीं होगा बेटा, तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है, देखना ये तुम्हें काफ़ी सुख देगा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। कहेंगे थोड़ा सा भी और थोड़ा 1-2 साल और कष्ट बिता ले, फिर तो सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे भाई मेरे साथ लौट आए। कहे भाई ठीक ठाक से रहना, और चले आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। जब चलने लगे, देखिए आप अपनी बेटी की तरफ से निश्चिंत रहिए, इसे यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्या कि जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह है। पहले चिंता होती थी कि पता नहीं कहाँ है, कैसे है, लेकिन अब नहीं करूँगा। ये देखिए दिखावटी बनावटी बात कर रहे हैं, आज तक खोज खबर लेने कभी नहीं आए। जब पता चला होगा कि नहीं बेटी कहीं अब ठीक ठाक घर में है तो चले आए। बाबा चले गए, उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख पढ़ रही हूँ। सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तक फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वो मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते, और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ, मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। कहते बेटा आ जाओ घर पे, अगर तुम्हें नहीं रुकना तो मत रुकना, चली जाना, लेकिन आके मिल लो। लेकिन इसकी जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे इतना चैन था, झगड़ा करा था। 1-2 दिन के लिए रहती तो नहीं झगड़ा करती, लेकिन जैसे 2 दिन रुक गया झगड़ा शुरू। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन उदास रहा, बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती थी। चिंता तो इससे थी कि मैं माँ मर गई, देख नहीं पाई, दुख था इस बात का, और बाबा काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुँची थी, और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गया। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैं पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगे। पहले पत्राचार का ज़माना था, चिट्ठी आती थी, फिर उसका जवाब लोग मांगते थे, जवाब देना होता था। तो जवाब देने से पहले उस चिट्ठी को पढ़ना पड़ेगा ना, क्या क्या भाई उन्होंने लिखा है, क्या पूछा है, क्या बताया, उसका जवाब देना होता है। तो जेठू की चिट्ठी पहले पढ़ने लगे। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है, यानी डिक्शनरी। मेरी भी यही राय है, चिट्ठी लिखने में भूलें तो होगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगे? भाई कोई काम हम पहले करने चलेंगे तो त्रुटियां तो होंगी, गलतियां तो होंगी, लेकिन अब गलती के भय से हम काम करना छोड़ दें, ये तो ठीक नहीं है। बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, बार बार जानने की इच्छा रखना यह बुरी बात नहीं है। हमारे अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। जिज्ञासा होने से ही मन हम लिख पाते हैं। जब तक जानने की इच्छा नहीं होगी, समझने की इच्छा नहीं होगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है तुम्हारे तातुस की तरह? 9 वर्ष में खूब लिखो और मलेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। कह दो 9 वर्ष में तुम खूब लिखो, इधर भी सुस्त हो गई हो, कहानी लिख नहीं रही हो, और नए वर्ष में मोटी सोटी मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी, भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाली इंडिविजुअल में, वेट लिफ्टिंग में
कांस्य मेडल दिलाया था कर्णम मल्लेश्वरी ने। कर्णम मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, खूब तंदुरुस्त हो जाओ। तुम्हारा लेखन बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। क्या तुम्हारा लेखन बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि दूसरों को भी अच्छा ये लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उसका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस और तुम्हारे जेठू दोनों ही की सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशापुरा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, लेकिन अब कष्ट देने के बजाय तुम्हारी लिखावट मुझे आनंद देती है। यानी पहले गलत सलत लिखती थी, व्याकरणिक त्रुटियाँ, शब्दकोश त्रुटियाँ होता था तो समझने में दिक्कत होता था, लेकिन कहते हैं कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। धन्यवाद। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब अगले भाग में मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।